गुड मॉर्निंग। और चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग एक तैयार करते हैं। आज क्या है जो एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अभी हाल फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि ममता बनर्जी लगातार जो है प्रधानमंत्री यानी मोदी जी को ललकार रही है। खैर कभी भी एग्जामिनेशन में पर्सन वाइज आप कोट नहीं करेंगे, जैसे कि ममता बनर्जी नहीं लिखेंगे और नरेंद्र मोदी नहीं लिखेंगे। आपको जब भी लिखना है पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिख सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी तक का नाम जो है वो चलेगा, और अच्छा रहेगा कि प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी वगैरह लिखें और पर्सनल जो भी कुछ है उससे बचें। क्योंकि जो आंसर राइटिंग है वो पॉलिटिक्स नहीं है। आंसर राइटिंग में ये अपेक्षा की जाती है कि जो नौकरशाह चुने जाएं, जैसे जो भी सिलेक्ट होकर नौकरशाह बनेंगे तो नौकरशाह थोड़े से न्यूट्रल होने चाहिए। थोड़े से क्या, पूरे ही न्यूट्रल होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। केंद्र राज्य संबंधों पर टिप्पणी लिखें। संबंधों पर टिप्पणी लिखें। बहुत एकदम शॉर्ट एंड स्विच हो सकता है, या ये हो जाएगा कि केंद्र राज्य में किसका पलड़ा भारी है। केंद्र और राज्य सरकार में किसका पलड़ा भारी है, ये भी इसी पर हो जाएगा। एक ही सबका उत्तर एक ही तरह से लिखा जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार में शक्ति के नाम पर किसका पलड़ा भारी है। किसका पलड़ा भारी है, ठीक है ना। इस तरह का काफ़ी कुछ जो है पूछा जा सकता है, बहुत सारा चीज़ है। तो चलिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताता चलता हूँ, बहुत बेसिक से बताऊँगा। तो देखिए, संविधान द्वारा केंद्र एवं राज्य के बीच 3 प्रकार के संबंध होते हैं। हम लोग जानते हैं 3 प्रकार का कौन सा संबंध हुआ। विधायी संबंध, ठीक है। इसके बाद कौन सा संबंध होगा, प्रशासनिक संबंध। और किस तरह का संबंध होगा, विधायी हो गया, प्रशासनिक हो गया। वित्त संबंधी संबंध, वित्तीय संबंध, ठीक है ना। ये 3 तरह के जो हैं वहाँ पर संबंध होते हैं, किसके, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो केंद्र है और राज्य है इसमें कौन शक्तिशाली है। अरे दोनों अपना जो शक्ति है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ग्रहण करते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई शक्ति नहीं देती, राज्य सरकार केंद्र सरकार को कोई शक्ति नहीं देती। संविधान सर्वोपरि है और संविधान के तहत जो है दोनों को शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। इसलिए ये प्रश्न कि दोनों में से कौन शक्तिशाली है या किसका पलड़ा भारी है, इसका कोई मीनिंग मतलब बनता नहीं है। लेकिन इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे। बस आपको जो है ना उत्तर में थोड़ा सा डिप्लोमेटिक लिखना बहुत ज़रूरी है। तो डिप्लोमेटिक में क्या लिखेंगे, ना तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपनी शक्तियाँ संविधान से हासिल करती हैं और संविधान में दोनों की शक्तियों को एक तरीके से बांट दिया गया है, ठीक है ना। आप अपने शब्दों में इसको लिखिएगा। अब हम लोग बात करें वित्तीय संबंधों की, तो संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार है तथा राज्य विधानमंडल को अपने राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि निर्माण का अधिकार है। तो ये विधायी संबंधों के पॉइंट्स हम लोग देखते चलते हैं। फिर आगे देखते हैं कि 7वीं अनुसूची केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों को निर्धारित करती है। कौन सी सूची, 7वीं सूची। भाई 7वीं सूची को नहीं भूलना है। 7वीं सूची निर्धारित करती है कि विधायी शक्ति जो है केंद्र के पास क्या होगी और राज्य के पास क्या होगी। अब बात करते हैं संघ सूची की। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं जिन पर विधि निर्माण का एकमात्र अधिकार संसद के पास है। इससे 100 विषय हैं, जिसे मूलतः 97, जैसे अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है लेकिन कुल संख्या 100 है। प्रविष्टि संख्या 2 क, 92 क, 92 ख और 92 ग को जोड़ा गया है और 33 को हटाया गया है। उदाहरण बैंकिंग, रक्षा, बीमा, जनगणना, लेखा परीक्षा, संचार, आणविक ऊर्जा, विदेशी मामले, मुद्रा, केंद्र राज्य व्यापार एवं वाणिज्य आदि। तो ये सब जो है ना संघ सूची जो है उसमें टोटल विषय हैं, उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग एक तरह से देखा
कि भाई 97 विषय हैं, मूलतः 100 मान लीजिए, ठीक है ना, 100 भी लिखिएगा तो ज़्यादा गलत नहीं होगा, थोड़ा इसको डीप में पढ़ लीजिएगा। अब राज्य सूची की बात करें तो इनमें वे विषय शामिल हैं जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं, मूलतः 66 हैं। अंतिम प्रविष्ट विषय अभी 66 ही हैं, लेकिन कुल प्रविष्टि 61 है। उदाहरण पुलिस, जन स्वास्थ्य, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है, एक टॉपिक आ रहा है जन स्वास्थ्य एवं सफाई, सार्वजनिक व्यवस्था, जेल, बाजार, मत्स्य पालन, स्थानीय शासन आदि। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने देखा कि, अरे कलम कहाँ गया बेटा, कि यहाँ पर स्वास्थ्य में जो है क्या हम लोग देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विषय जो है वो राज्य सरकार का विषय है। और अभी कोविड के समय में हम लोग देख रहे हैं कि कितना हंगामा बढ़पा हुआ है, लेकिन कई सारे स्कीम्स है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है हेल्थ संबंधी। तो ये जो हेल्थ संबंधी जो चलाती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इससे राज्य कई बार खफा हो जाते हैं कि भाई हमें ही दे दो ना पैसा, कि आप जो अपनी स्कीम्स चलाते हैं स्वास्थ्य संबंधी, उससे कई तरह की गफलत पैदा होती है, क्योंकि ये तो विषय राज्य का है लेकिन केंद्र इसमें हस्तक्षेप करता है। और जैसे भी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य कार्ड, इस तरह करके कार्ड है जिसमें 5 लाख रुपए देती है सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों को इलाज के लिए। अभी ये चलिए ये इस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे कि राज्य के विषय में जब केंद्र हस्तक्षेप करता है तो किस तरह की चीज़ें होती है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। फिर एक देखते हैं समवर्ती सूची, कि भाई जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस पे राज्य बना सकती है कानून, तो वो है समवर्ती सूची, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे विधायी, वित्तीय, ये तो होते ही हैं। और कितनी तरह की होती है, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, और क्या हो गई, समवर्ती सूची। भाई अगर इसमें कितने कितने विषय हैं यहाँ पे लिख लीजिएगा। और मेंस के लिए थोड़ा डीप में रखना है, ज़रूरी है। प्री के लिए तो थोड़ा कम लोग याद रखते हैं, कई बार देखा है मैंने, लेकिन अगर प्री और मेंस का टॉपिक एक ही बार तैयार कर लिया तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ देखिए कि इसमें क्या है कि समवर्ती सूची में क्या होता है, इस सूची के विषयों पर संसद व राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। इस समय इसमें 52 विषय हैं, मूलतः 47 हैं। जैसे उदाहरण देखें, अखबार, पुस्तक, छापा, प्रेस, श्रम, कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, विवाह एवं तलाक, सिविल प्रक्रिया, आपराधिक कानूनी प्रक्रिया, बिजली, दवा, ये सब जो है समवर्ती में है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ये हैं वन, शिक्षा, नाप एवं तौल, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय का प्रशासन। तो वो ज़रूरी था ये सब विषय समवर्ती सूची में। शिक्षा को जो है ना अब समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अवशिष्ट शक्ति है। अवशिष्ट शक्ति है, इसका मतलब है जो केंद्र और राज्य के बीच में नहीं, जिसका बंटवारा हुआ। तो अनुच्छेद 268 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास है, यानी ऐसे विषय जिसमें ना केंद्र के पास कोई कानून बनाने का अधिकार है ना राज्य के पास, तो किसके पास है वो है केंद्र के पास। अर्थात ऐसे विषय जो उपरोक्त तीनों सूचियों में वर्णित नहीं है उस पर विधि निर्माण का अधिकार केंद्र को प्राप्त है। अनुच्छेद 249 राज्य, देखिए अभी 248 हमने देखा, आर्टिकल 248 देखा, 249 याद रह जाएगा, ये सब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक दो बार पढ़ने पर ही ध्यान रह जाएगा। 249 क्या कहता है, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की सांसद को शक्ति है। और अनुच्छेद 250 क्या कहता है, 250 को भी हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 250 कहता है, यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। संसद कहाँ है, केंद्र सरकार। लेकिन देखिए संसद में कोई कानून बनता है तो उसमें राज्यों की भी भूमिका होती है, क्योंकि जो राज्यसभा है जहाँ से कोई चीज़ पास होता है तो उसमें जो प्रतिनिधि होते हैं वो सभी राज्य मिल के भेजते हैं यहाँ से। लोकसभा निचली सदन, राज्यसभा ऊपरी सदन, तो वहाँ पर भी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। भाई लोकसभा में तो जनता का प्रतिनिधित्व हो गया, केंद्र सरकार चुन दिया, लेकिन राज्यसभा में फिर राज्यों का प्रतिनिधित्व है जो वहाँ पे राज्यसभा के सांसद बैठे हुए हैं। फिर हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 252, दो या अधिक, 250 देख लिया हमने, फिर 252 देखते हैं। अनुच्छेद, दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से
ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 252 250 का सीधे 252 देखते हैं, 251 हटा दिया गया है तो उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 253 को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए प्रावधान है 253 में। और फिर अनुच्छेद 254 में हम लोग देखें तो यह है, यदि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्य के कानून में असंगति हो तो संघीय कानून ही मान्य होगा। ठीक है, यानी केंद्र सरकार का नियम ही लगा रहेगा। अब हम लोग देखते हैं, ये सब चीज़ें तो देखा हमने, ये सब हमने देखा विधायी संबंध को देखा, ये सब जितना है ये सब विधायी संबंधों को देखा। अब हम देखेंगे प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध, अगर वीडियो को 2 बार देखिए 4 बार देखिए, जब तक आपको ध्यान में ना आए तब तक देखिए। प्रशासनिक संबंध में क्या हम लोग देखते हैं कि संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 263 तक केंद्र एवं राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। संघ राज्य को निम्नलिखित विषय में निर्देश दे सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 256 को देखते हैं। लिखता नहीं हूँ मैं, ठीक है ना, लिखने में क्या थोड़ा टाइम लग जाएगा, बहुत होगा तो इसकी प्रेजेंटेशन बना दूंगा, प्रेजेंटेशन देख लेना। तो अनुच्छेद 256 में क्या होता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियां का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 256 है। अनुच्छेद 257 यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न डाले। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीय महत्व के संचार साधनों का निर्माण हो और वे बनाए रखे जाएं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों और जलमार्ग हैं। रेलों के संरक्षण के लिए। अब अनुच्छेद 350 को देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। अनुच्छेद 355 कहता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चल रही है। अभी इसके ऊपर काफ़ी डिबेट हो रहा है, कई IT सेल्स वगैरह जो हैं उनके जरिए आपको पता चलेगा कि वेस्ट बंगाल में काफ़ी हंगामा हो रहा है, ममता बनर्जी की सरकार है, दिस दैट वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो अपने दायरे से बाहर जाके काम करती ममता बनर्जी की सरकार तो कब की बर्खास्त कर दी जाती। अनुच्छेद 262 देखें, अंतर्राष्ट्रीय नदियां और नदी घाटियों के जल संबंधी विवाद के संबंध में संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। अब इसमें मैंने कल एक पोस्ट किया था, फेसबुक पोस्ट, जिसमें कि क्या हुआ था कि 2011 में तीस्ता नदी का जल बंटवारे संबंधी जो है मामला वो हो गया था। मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। बांग्लादेश और भारत में एक समझौते हो गया था मौखिक, और उसको जाके अनुमोदन करना था ढाका जा करके। लेकिन इन वक्त पे ममता बनर्जी नहीं गई थी और काफ़ी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा था मनमोहन सिंह को। खैर, ये तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। ये सब केंद्र के पास जो है इसका अधिकार तो है, वाटर बॉडीज़ का डिस्प्यूट को ख़त्म करने का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सारे अधिकार केंद्र के पास हैं। लेकिन कई बार राज्य सरकारों का दबाव जो है ना वो काफ़ी काम करता है। जैसे तमिल इशू है, तमिल इशू के कारण कई सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं केंद्र और राज्य सरकार में। खैर, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 312 केंद्र द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण किया जाना। और चलिए ये सब चीज़ हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंतर्राज्यीय परिषद को देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि केंद्र और राज्य के बीच में अच्छा संबंध बना रहे, इसके लिए अंतर्राज्यीय परिषदें हैं। अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति लोकहित में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। इस परिषद के प्रमुख कार्य हैं राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हो उनकी जांच करना और उन पर सलाह देना, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हितों से संबंधित विषयों का अन्वेषण और विचार विमर्श करना, अंतर्राज्यीय विषयों से संबंधित नीतियाँ एवं कार्यवाहियों में सुसमन्वय हेतु संस्तुति प्राप्त करना। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री होता है, परिषद का अध्यक्ष बाय डिफ़ॉल्ट प्रधानमंत्री होता है, पदेन अध्यक्ष इसका। फिर क्षेत्रीय परिषद को देखते हैं। संविधान में क्षेत्रीय परिषद का वर्णन नहीं है। इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा की गई है। इसमें संपूर्ण राज्य क्षेत्रों को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो देखिए ये कई बार जो है ना पूछ भी लेते हैं, और कई बार जो है 1-2 बार मैंने देखा है कि इंटरव्यू में भी पूछ लिया गया है, तो इसलिए इसको देखेंगे। जैसे कि क्षेत्रीय परिषद को देखेंगे तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसके सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है सो देखिए।
जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इंडिया के मैप में आप ध्यान दीजिए कि उत्तर साइड कौन सा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, जम्मू और कश्मीर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। कहाँ? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। फिर मध्य क्षेत्रीय परिषद, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद को देखिए, तो इसमें है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा। फिर है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसमें है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तथा केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली एवं दमन और दीव। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद देखें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, तेलंगाना तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, ठीक है। इतने हो गए। अब पूर्वोत्तर परिषदों की बात करें, इसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम राज्य शामिल हैं। अब ये सब तो हमने देख लिया, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी देख लिया, अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद को भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे वित्तीय संबंध, ठीक है ना। क्या देखेंगे? प्रशासनिक संबंध हमने देख लिया, अब वित्तीय संबंध देखेंगे। वित्तीय संबंध हम लोग देखेंगे, तो वित्तीय संबंध हम लोग देखते हैं। तो पूर्वोत्तर परिषद, इसमें वित्तीय संबंध में पूर्वोत्तर परिषद नहीं घुसाएंगे। वित्तीय संबंध में क्या है कि संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का उल्लेख है। वित्तीय प्रावधानों में दो प्रमुख लक्षण हैं: संघ राज्य सरकारों की कराधान शक्तियों में पूर्ण विभाजन तथा दोनों के बीच करों की साझेदारी। संविधान में राज्यों को अनुदान तथा ऋण के माध्यम से सहायक अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 275 में क्या है कि संसद उन राज्यों को वित्तीय सहायता देगा जिनको ऐसी सहायता की आवश्यकता है, ठीक है। अनुच्छेद 282, इसमें क्या है, संघ या राज्यों द्वारा अपने राजस्व में से किए जाने वाले जो हैं वो उसको देखेंगे। अनुच्छेद 283 क्या है, संचित निधियाँ, आकस्मिक निधियाँ और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा के बारे में है। अनुच्छेद 289 जो है राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट का प्रावधान है। अनुच्छेद 292 केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह अपने संचित निधियों की साख पर देशवासियों व विदेशी सरकार से ऋण ले। ये केंद्र सरकार को अधिकार है कि विदेश से ऋण ले और राज्य सरकार को ये नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद इसके लिए हम लोग जानते हैं कि इसके लिए क्या वित्त आयोग का जो है गठन किया जाता है। तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ वित्तीय संबंधों में, क्योंकि वित्त आयोग जो है ना वो केंद्र और राज्यों के बीच धन का बंटवारा करता है और उसी से राज्यों को पर्याप्त पैसा मिलता है राज्य को चलाने के लिए। तो देखते हैं अनुच्छेद 280 के तहत क्या है। वित्त कई बार ये सेपरेट क्वेश्चन के तहत भी पूछ लिया जा सकता है। 280 आर्टिकल 280 किससे है, तो वित्त आयोग से संबंधित है, ये मालूम होना चाहिए। तो वित्त आयोग की व्यवस्था करता है, इसका गठन हर 5 साल बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसमें कई सारे पेज हैं, जैसे कि राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल से पहले भी इसको भंग कर सकता है, उसके कार्यकाल को आगे पीछे कर सकता है, ये सब है। लेकिन नॉर्मली 5 साल में राष्ट्रपति एक बार करता है और ये एक तरह से संस्था का रूप ले चुका है। यह निम्न मामलों पर राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, जैसे केंद्र तथा राज्य के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण के विषय में तथा राज्यों के मध्य ऐसे भाग को आवंटन करने के विषय में, भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के विषय में, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के स्रोतों की पूर्ति के लिए, राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय मामलों के संबंध में सौंपा गया कोई अन्य कार्य। वित्त आयोग की प्रत्येक सिफारिश को राष्ट्रपति स्पष्टीकरण के साथ संसद के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 281। अब हम लोग देखें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1951 में पहला वित्त आयोग बना था, केसी नियोगी थे। 1956 में दूसरा, उसके थे केसी संथानम। 1960 में तीसरा, AK चंदा। 1964 में चौथा, डॉक्टर PV राजमन्नार। इसको घोटने की ज़रूरत नहीं है, पहला और अंतिम भी पता है तो काम चल जाएगा। जैसे 1968, 1972, 77 और अंत में जो है ना 2017 में 2022 तक के लिए जो बने हैं, 2020 से 2025 तक के लिए जो वित्त आयोग घोषित है वो 15वां है वित्त आयोग, अभी चलेगा। तो उसके जो हैं अध्यक्ष हैं NK सिंह, ठीक है ना। तो NK सिंह का नाम ध्यान है तो काम चल जाएगा।
और इससे जस्ट पहले 14वां था जो 2015 से 20 तक थे, उसमें थी YV रेड्डी, लेकिन 20 तो ख़त्म हो गया, 20 को गुजरे हुए भी साल भर हो गया। तो अब 2020 से 25 वाले NK सिंह जो है ना, वही जो है सही है, उन्हीं को ध्यान में रखना ज़्यादा अच्छा है। अब क्या है ना, केंद्र राज्य संबंधों पर कई आयोग गठित किए गए हैं। जैसे आयोग है और वर्ष कौन सा था, जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग 1969 में गठन हुआ उसका। राजमंडार समिति 1969 में इसका गठन हुआ। सरकारी आयोग 1983 में। MM पुंछी आयोग 2007 में। और देखिए, भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 के तहत है। इस अनुच्छेद के द्वारा भारत की संचित निधि तथा प्रत्येक राज्य की संचित निधि की स्थापना की गई है। आकस्मिक निधि एवं राज्यों को दिए जाने वाले करों और शुल्कों को छोड़कर भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व अग्रिमों द्वारा लिए गए सभी उधारों से उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनती है, जिसे भारत की संचित निधि के रूप में जाना जाता है। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267, संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिक निधि स्थापित करने की शक्ति है। यह निधि कार्यपालिका के अधीन है। यह निधि भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 द्वारा गठित की गई है। तो ये देखिए, ये तो मैंने जो बेसिक था वो आपको बताया। उत्तर आपको खुद ही लिखना है। उत्तर लिखने के लिए क्या है, दोनों तरफ जो है आपको वाइट पेपर पे लाइन छोड़ना है। इसी वाइट पेपर पे इसी तरह से लिखेंगे उत्तर। उत्तर को अपने शब्दों में लिखेंगे, ना कि मेरे शब्दों को कॉपी करेंगे। अगर कुछ पॉइंट्स चाहिए तो आप गूगल से सर्च करेंगे, यहाँ वहाँ से इकट्ठे करेंगे। और कभी भी गलती से फेसबुक वगैरह से कोई पॉइंट मत उठाइए। फेसबुक वगैरह से वो IT सेल के अलग झोल चलते हैं, तो वहाँ से फेसबुक और ट्विटर उसको छोड़ दीजिए। वो इंटरव्यू के टाइम में शायद आपका कोई मदद करे, शायद। और वो भी सब नहीं, जैसे ट्विटर पे अगर आप जाते हैं तो जो मेन जो प्रमुख लोग के जो ट्विटर्स हैं उनको आप फॉलो करने लगिए, ताकि जो इंटरव्यू हो तो उसमें आपको वहाँ से पॉइंट्स मिल जाएं। लेकिन अन्यथा उस पर जाने का समझदारी नहीं है। अभी क्या है, गूगल से सर्च करिए, जो टॉपिक है उससे संबंधित तथ्य उसको अपने शब्दों में बनाइए और इसको ईमेल करिए या व्हाट्सअप करिए। ठीक है। मैं कई बार इस सिस्टम को और अपग्रेड करना चाह रहा था, लेकिन कई सारे मज़दूर और कई सारे हमारे सर्किल में बहुत सारे लोग हैं जो लॉकडाउन के कारण सफ़र कर रहे थे, तो वो मैंने वो जो पैसा इस बजट के लिए रखा हुआ था सारा अपने यूट्यूब इन्हांसमेंट के लिए, वो बजट का पैसा मैंने थोड़े समय के लिए उधर डाइवर्ट कर दिया। इस कारण से जो है मैं चीज़ों को उतना अपग्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही अपग्रेडेशन का काम भी पूरा हो जाएगा। भाई, रात के बाद तो सुबह आती ही है ना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए और उत्तर लेखन की प्रैक्टिस करते रहिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।